हुमायूं के विशाल मकबरे की शांत छाया में एक अधूरा सपना दफन है। दारा शिकोह शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा, एक विद्वान, एक सूफी और एक सहिष्णु शासक था, जिसका सपना हिंदुस्तान को एक नई दिशा देने का था। लेकिन उसके भाई औरंगजेब के अंधकार ने उसके सपनों को हमेशा के लिए दबा दिया। आज इस मकबरे की दीवारें एक रहस्यमय चुप्पी में डूबी हुई हैं। क्या इन ठंडी पत्थरों के भीतर दारा शिकोह की अधूरी आकांक्षाओं की फुसफुसाहट नहीं छिपी है? क्या ये मकबरा उसके टूटे हुए सपनों का एक कॉलेज है? क्या इन दीवारों के भीतर उस महान सपने की आत्मा अभी भी विलाप कर रही है जो कभी साकार नहीं हो सका? इन सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। 1657 की 1 सितंबर की सुबह आगरा के शाही महल में एक अचानक सन्नाटा छा गया। शाहजहां, मुगल साम्राज्य का वो शासक जो ताजमहल जैसी अद्भुत इमारतों के लिए जाना जाता था, गंभीर रूप से बीमार हो गया था। 65 वर्ष की उम्र में भी वो काफी स्वस्थ लगते थे, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। उनकी बीमारी के कारण को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जाने लगी। इतालवी यात्री निकोली मनुची ने दावा किया कि शाहजहां ने कामोत्तेजक दवाओं का अधिक सेवन किया था, जिसके कारण उनकी तबीयत बिगड़ी। हालांकि इतिहासकारों का मानना है कि उनकी बीमारी का कारण शायद मूत्राशय या आंतों की कोई गंभीर समस्या रही होगी। शाहजहां की बीमारी ने मुगल साम्राज्य में तूफान ला दिया। उनके चारों पुत्र औरंगजेब, दारा शिकोह, शाह शुजा और मुराद सत्ता के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे। प्रत्येक पुत्र अपने पिता की गद्दी पर बैठने की ख्वाहिश रखता था। दारा शिकोह, जो अपने पिता का सबसे बड़ा बेटा था और एक उदारवादी शासक था, को सबसे अधिक उम्मीदवार माना जाता था। लेकिन औरंगजेब, जो एक कट्टरपंथी और महत्वाकांक्षी शासक था, ने सत्ता हथियाने के लिए हर संभव प्रयास किया। शाहजहां की बीमारी के दौरान दारा शिकोह ही अकेला दिल्ली के दरबार में मौजूद था। उसके 3 भाई शाह शुजा, मुराद और औरंगजेब क्रमशः बंगाल, गुजरात और दक्कन के सूबेदार थे। दारा शिकोह ने अपने भाइयों तक खबर पहुंचने से रोकने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन सफल नहीं हो सका। उसके भाइयों को न सिर्फ शाहजहां की बीमारी की खबर मिली, बल्कि यह भी बताया गया कि दारा शिकोह सत्ता हथियाने की साजिश रच रहा है और उन्हें मारने की योजना बना रहा है। शाहजहां की बीमारी की खबर पूरे साम्राज्य में जंगल में आग की तरह फैल गई। लोग अफवाहों के सागर में डूबे हुए थे। कुछ कहते थे कि शाहजहां को जहर दे दिया गया है, तो कुछ का मानना था कि यह कोई अलौकिक शक्ति का खेल है। इस अस्थिरता का फायदा उठाते हुए साम्राज्य के दूर दराज के इलाकों में अशांति फैल गई और लूटमार की घटनाएं आम हो गईं। शाहजहां के चारों पुत्र औरंगजेब, दारा शिकोह, शाह शुजा और मुराद सत्ता के लिए खूनी संघर्ष में उलझ गए। अगले 2 वर्षों में ये भाई भाई का युद्ध मुगल साम्राज्य को तबाह कर गया और इसे इतिहास के सबसे रक्तरंजित युद्धों में से एक माना जाता है। (1657) के दिसंबर में मुराद ने अपने पिता को मृत समझकर खुद को राजा घोषित कर दिया और गुजरात में राज्याभिषेक कर लिया। औरंगजेब के लिए मुराद का यह कदम उसके सत्ता हथियाने की महत्वाकांक्षा से कम खतरनाक नहीं था। मुराद के पास गुजरात का समृद्ध प्रांत और एक बड़ी सेना थी। औरंगजेब ने मुराद को गुजरात से बाहर निकालने के लिए एक चाल चली। उसने मुराद से वादा किया कि दारा शिकोह और शाह शुजा को हराने के बाद वो मुराद को मुगल साम्राज्य के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी हिस्सों का शासक बना देगा। मुराद इस झूठे वादे में फंस गया और गुजरात से निकलकर औरंगजेब के साथ मिल गया। 1658 के अप्रैल में औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना ने उज्जैन के पास धर्मत में दारा शिकोह की सेना को हरा दिया। इसके बाद दोनों भाई दिल्ली की ओर बढ़े। 1658 के मई में आगरा के पास औरंगजेब और मुराद की सेना ने दारा शिकोह की 50,000 सैनिकों की सेना से भिड़ गई। इस लड़ाई को समूगढ़ का युद्ध कहा जाता है। औरंगजेब और मुराद की सेना ने दारा शिकोह की सेना को बुरी तरह हरा दिया। दारा शिकोह को भागना पड़ा और वह आगरा के लाल किले में शाहजहां के पास गया। फिर वहां से वह लाहौर भाग गया। शाहजहां ने औरंगजेब से मिलने की कोशिश की। उन्होंने कुरान के हवाले से यूसुफ और याकूब के मिलन का उदाहरण देते हुए अपने बेटे को मनाने की कोशिश की, लेकिन औरंगजेब ने छल समझकर इनकार कर दिया। इसके बजाय 1658 के जून की शुरुआत में उसने मुराद के साथ मिलकर आगरा के किले को घेर लिया और पानी की आपूर्ति काट दी। कुछ ही दिनों में शाहजहां ने किले के दरवाजे खोल दिए और अपना खजाना, हथियार और खुद को अपने 2 छोटे बेटों के हवाले कर दिया। शाहजहां के कई समर्थकों ने घेराबंदी खत्म होने से पहले ही औरंगजेब की जीत को स्वीकार कर लिया और वफादारी का वचन दिया। फिर दोनों बेटों ने अपने पिता शाहजहां को जेल में डालने का फैसला किया। अगले कुछ हफ्तों में औरंगजेब और मुराद के गठबंधन में तनाव बढ़ गया।
मुराद ने अपने सैनिकों के वेतन में बढ़ोतरी की और उन्हें तेजी से पदोन्नति का वादा किया, जिससे औरंगजेब के कुछ सैनिक भी उसकी तरफ आकर्षित हो गए। औरंगजेब के आग्रह के बावजूद मुराद दारा शिकोह का पीछा करने में आनाकानी करता रहा। वो औरंगजेब से मिलने से भी बचता रहा। औरंगजेब ने अपने छोटे भाई को 1658 की गर्मियों में एक निजी मुलाकात के लिए बुलाया। खाना खाने के बाद मुराद आराम करने के लिए तैयार हो गया और मुराद को औरंगजेब के सैनिकों ने गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। औरंगजेब ने बिना देरी किए मुराद की 20,000 की सेना को अपने अधीन कर लिया। मुराद को जेल में डालने, शाहजहां को कैद करने और दारा शिकोह को भगोड़ा बनाने के बाद औरंगजेब ने अपना पहला राज्याभिषेक करने के लिए थोड़ा समय लिया। 31 जुलाई 1658 को ज्योतिषियों द्वारा शुभ मुहूर्त चुने जाने के बाद औरंगजेब ने दिल्ली के शालीमार बाग में खुद को राजा घोषित किया और आलमगीर की उपाधि धारण की। औरंगजेब ने अपने भाइयों दारा शिकोह और शाह शुजा को खत्म करने के लिए अभियान शुरू किया। औरंगजेब ने महीनों तक दारा शिकोह का पीछा किया, उसे लाहौर तक खदेड़ा, फिर मुल्तान और सिंध की ओर ले गया। पकड़े जाने से बचने के लिए दारा शिकोह अपने कम होते सैनिकों के साथ कठिन रास्तों से गुजरा, जंगलों से होकर गया और पानी की कमी वाले क्षेत्रों से होकर निकला। अंततः वो गुजरात पहुंचा। 1658 के सितंबर के अंत तक औरंगजेब ने दारा शिकोह का पीछा अपने सेनापतियों को सौंप दिया और शाह शुजा से निपटने के लिए दिल्ली की ओर लौट गया। शाह शुजा पिछले एक साल से काफी व्यस्त था। 1657 में शाहजहां की बीमारी की खबर मिलने पर उसने खुद को राजा घोषित कर दिया था और अबुल फौज नसरुद्दीन मोहम्मद तैमूर तृतीय सिकंदर द्वितीय शाह शुजा बहादुर गाजी की उपाधि धारण की थी। लेकिन शाह शुजा के मुगल साम्राज्य पर शासन करने के सपने जल्दी ही टूट गए। 1658 के फरवरी में, उसी साल मई में समूगढ़ की लड़ाई से पहले शुजा ने दारा शिकोह के बड़े बेटे सुलेमान शिकोह की कमान वाली दारा शिकोह की सेना से बनारस के पास भिड़ गया और बुरी तरह हार गया। एक रिपोर्ट के अनुसार इतना खून बहा कि युद्ध का मैदान लाल ट्यूलिप के खेत की तरह चमक रहा था। 1658 के मई में औरंगजेब ने शुजा को एक पत्र लिखा जिसमें उसने उसे औरंगजेब के साम्राज्य के पूर्वी हिस्से के प्रशासन में विस्तारित भूमिका का वादा किया, लेकिन केवल तभी जब शुजा हार मान लेता। शुजा ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया और युद्ध की तैयारी कर ली। 1659 के जनवरी में औरंगजेब और शाह शुजा की सेना इलाहाबाद के उत्तर पश्चिम में खजवा में आमने सामने हुई। शाहजहां के वफादार राजपूत जसवंत सिंह के अंतिम समय में दगा करने के बावजूद औरंगजेब की सेना शुजा की सेना से दुगनी थी। फिर भी लड़ाई काफी कड़ी थी। एक समय औरंगजेब ने कथित तौर पर अपने हाथी के पैर बांध दिए थे ताकि वह भाग न सके। औरंगजेब के दृढ़ संकल्प ने उसके सैनिकों को मजबूत किया और उन्होंने शुजा की सेना को हरा दिया, जिससे शुजा को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगले 1.5 साल तक औरंगजेब की सेना ने शुजा को लगातार पीछा किया। अंततः शुजा ने भारत छोड़ दिया। 1660 के मई में शाह शुजा अपने परिवार के साथ ढाका से रवाना हुआ और बर्मा चला गया, जहां अराकान के शासक ने उसे मार डाला। भारत में उत्तराधिकार संघर्ष की आखिरी बड़ी लड़ाई मार्च 1659 में 3 दिनों तक चली। दारा शिकोह ने अजमेर के बाहर पहाड़ियों में 20,000 सैनिकों की सेना तैनात की। उम्मीद थी कि भूभाग, रक्षा की दीवारें और खायां उसकी कम संख्या वाली सेना के पक्ष में काम करेंगी। औरंगजेब ने लगभग 2 दिनों तक चली तोपखाने की गोलाबारी के साथ संघर्ष शुरू किया, जिससे पूरा क्षेत्र घने धुएं से ढक गया। औरंगजेब के दरबारी इतिहासकार के शब्दों में बारूद का धुआं बिजली से भरे तूफानी बादल की तरह युद्ध के मैदान पर छा गया था। ऐसे चिंगारियों से टकराकर जमीन रोशन हो गई, मानो किसी दार्शनिक के पत्थर की शक्ति के तहत हो। तीसरे दिन औरंगजेब ने दारा की सेना के एक हिस्से पर हमला केंद्रित किया। अधिकांश शाही सेनाएं सामने से हमला कर रही थी, जबकि एक दल पीछे से चुपके से हमला कर रहा था, जिससे औरंगजेब के पक्ष में स्थिति बदल गई। अपनी सेना के पीछे खड़े दारा ने भीषण नरसंहार को देखा और फिर से अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। दारा शिकोह 3 महीने तक भागता रहा। अंततः उसने मलिक जीवन की शरण ले ली, एक अफगान सरदार जिसकी जान दारा ने सालों पहले शाहजहां से दया की भीख मांगकर बचाई थी। भावनाओं से दूर मलिक जीवन ने दारा को गिरफ्तार कर लिया और औरंगजेब के कैदी के रूप में दिल्ली भेज दिया। औरंगजेब ने 15 जून 1659 को अपना दूसरा राज्याभिषेक समारोह मनाया। लगभग 1 साल पहले उसने खुद को मुगल साम्राज्य का मुखिया घोषित किया था। औरंगजेब, जो अब 40 वर्ष के हो चुके थे, सम्राट के रूप में अपनी नई भूमिका में दृढ़ता से स्थापित हो गए और सत्ता संघर्ष के बाद उत्पन्न अराजकता को नियंत्रित करने लगे। सबसे पहले उन्होंने दारा शिकोह, जो पूर्व उत्तराधिकारी थे और औरंगजेब के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी थे, का अंत किया। जब 1659 की गर्मियों के अंत में दारा शिकोह को बंदी बनाकर दिल्ली लाया गया, तो औरंगजेब ने आदेश दिया कि उन्हें और उनके 14 वर्षीय पुत्र सिपेहिर शिकोह को फटे पुराने कपड़ों में पहनाकर सड़कों पर घुमाया जाए। एक खुली मलिन हाथी की पीठ पर सवार होकर वे दोनों तपती हुई सितंबर की धूप में जलते हुए दिल्ली की गलियों से गुजरे। एक ऐसा दयनीय दृश्य जो सभी ने देखा।
उनके पीछे एक सैनिक था जिसकी तलवार खींची हुई थी ताकि अगर वे दोनों भागने की कोशिश करें तो उसे रोक सके। मुगल जनता पहले भी अपमानजनक प्रदर्शन देख चुकी थी। 1.5 साल पहले दारा शिकोह ने शाह शुजा के कुछ लोगों को अपमानित करते हुए आगरा की सड़कों पर घुमाया था, लेकिन मुगल राजकुमारों को इस तरह की अपमानजनक स्थिति में डालना कुछ और ही था। फ्रांकोइस बनीर ने बताया कि भीड़ दारा शिकोह और उनके किशोर बेटे के सार्वजनिक अपमान से स्तब्ध रह गई। अगले दिन औरंगजेब के सीधे आदेश पर दारा शिकोह का सिर कलम कर दिया गया। कुछ समकालीन स्रोतों ने कहा कि औरंगजेब ने दारा की इस्लाम से कथित अवमानना को मृत्युदंड का कारण बताया, जबकि अन्य ने केवल इस निष्पादन का उल्लेख किया। कुछ वर्षों बाद औरंगजेब ने मुराद को भी एक पुराने हत्या के प्रतिशोध के बहाने मौत के घाट उतार दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि औरंगजेब अपने भाइयों की हत्या को सही ठहराना पसंद करते थे, चाहे आरोप कितने भी कमजोर क्यों न हो। शायद ऐसे स्पष्टीकरण एक ऐसे राजा के लिए महत्वपूर्ण थे जो अपनी सत्ता को न्याय पर आधारित बताना चाहता था। हालांकि दारा के 2 बेटों में बड़े सुलेमान शिकोह के मामले में औरंगजेब ने ऐसा कोई दिखावा नहीं किया और 1661 में उन्हें अफीम पानी देकर मारने का आदेश दिया। यदि दारा शिकोह जीवित रहते और शासन करने में सफल होते तो उनका अपना मकबरा होता। उन्होंने शायद इसे लाहौर में नादिरा के मकबरे के बगल में अपने दिवंगत पीर मियां मीर के विश्राम स्थल के पास बनवाया होता। सभी स्रोत इस बात पर एकमत हैं कि दारा शिकोह को हुमायूं के भव्य लाल बलुआ पत्थर के मकबरे के परिसर में दफनाया गया था, लेकिन उन्हें न तो औपचारिक स्नान और दफन संस्कार का सम्मान दिया गया और न ही उन्हें एक चिन्हित कब्र दी गई। कोई भी शिलालेख उनकी कब्र को नहीं पहचानता है। दरबारी इतिहासकार मोहम्मद काजिम के आलमगीरनामा के अनुसार दारा शिकोह को मकबरे परिसर के गुंबददार तहखाने में दफनाया गया था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह वास्तव में कहां है और दारा शिकोह की कब्र का स्थान एक रहस्य बना हुआ था। 2020 में दक्षिण दिल्ली नगर निगम SDMC के सहायक अभियंता संजीव कुमार सिंह ने मुगल इतिहास की सबसे स्थायी पहेलियों में से एक को सुलझा दिया। दस्तावेजों और स्थापत्य अध्ययनों के माध्यम से 4 साल के अथक शोध के बाद सिंह ने पहचान की कि वह क्या मानते हैं कि हुमायूं के मकबरे परिसर के भीतर 140 से 150 अचिन्हित कब्रों में से दारा शिकोह की कब्र है। सिंह की खोज एक महत्वपूर्ण वास्तुशिल्प सुराग से उपजी। परिसर के कई अन्य मकबरों के विपरीत यह विशिष्ट छतरी एक छत वाले कक्ष के नीचे स्थित थी, एक विवरण जो आलमगीरनामा औरंगजेब की जीवनी से मेल खाता था, जिसमें कहा गया था कि दारा को एक गुंबद के नीचे दफनाया गया था। आगे के वास्तुशिल्प विश्लेषण से पता चला कि इस छतरी में शाहजहां के काल की विशिष्ट रूपांकन थे, जो इसे परिसर के अन्य पुराने लोगों से अलग करता था। दिल्ली विश्वविद्यालय के फारसी विभाग के प्रमुख प्रोफेसर अलीम अशरफ खान के मुगल ग्रंथों के अनुवादों के समर्थन से सिंह के निष्कर्षों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा गंभीरता से लिया गया। प्रख्यात इतिहासकार और पुरातत्वविद डॉक्टर BR मणि और के मोहम्मद ने सिंह के काम का समर्थन किया, वास्तुशिल्प और पाठ्य सुरागों की सराहना की जो दारा शिकोह के काल और दफन विवरण के अनुरूप थे। सिंह के श्रमसाध्य अध्ययन ने उन्हें शाहजहां युग की विशेषताओं वाली अचिन्हित कब्र की ओर ले गया, जो एक छत वाले कक्ष से ढकी हुई थी। हालांकि कुछ इतिहासकार शिलालेखों की कमी के कारण सतर्क रहते हैं, सिंह के शोध ने दारा शिकोह की विरासत के प्रति आकर्षण को फिर से जगा दिया है, ये सुझाव देते हुए कि यह छत वाली छतरी वास्तव में खोए हुए राजकुमार के अवशेष रख सकती है। हालांकि दारा की विरासत औरंगजेब की जीत से धूमिल हो गई थी, उनकी कहानी कायम है। फारसी के विद्वान, अंतरधार्मिक सद्भाव के समर्थक और अपने ही लोगों द्वारा धोखा दिए गए राजकुमार दारा का जीवन मुगल बहुलवाद के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है, जो संस्कृतियों के बीच एक पुल था जो महत्वाकांक्षा के भार के तहत ढह गया था। टूटा हुआ पत्थर जो दारा की कब्र को चिन्हित कर सकता है, वह सत्ता की नाजुकता और स्थायी मानव भावना की एक मार्मिक याददाश्त के रूप में कार्य करता है, युद्ध की रेखाएं फीकी पड़ने के बहुत बाद। आज जब इतिहासकार इस अचिन्हित कब्र का अध्ययन करना जारी रखते हैं, वे एक ऐसे राजकुमार की कहानी को फिर से देखते हैं जो अपने समय के लिए बहुत प्रगतिशील था। हुमायूं के मकबरे के शांत गलियारों में दारा शिकोह की आवाज सदियों से दबी हुई एक बार फिर गूंजती प्रतीत होती है, जैसे कि उस मान्यता की मांग कर रही हो जिसे उन्हें जीवन में इनकार कर दिया गया था।